मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 3 के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर का सिद्धांत यानी कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत में सैमुअल्सन का सिद्धांत यानी कि सार्वजनिक व्यय का शुद्ध सिद्धांत सैमुअल्सन का जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने वाइजमैन पीकॉक का सिद्धांत और वैगनर का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो इस सिद्धांत में आइए हम जानते हैं ये सैमुअल्सन ने क्या बतलाया। तो प्रोफेसर पी.ए. सैमुअल्सन ने सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में सार्वजनिक व्यय के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे लोक व्यय के शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। अपने इस सिद्धांत में यानी कि इन्होंने इस 3 पृष्ठों वाली सिद्धांत जो लेख लिखे, उसमें इस सिद्धांत का गणितीय रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किसमें? प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर नामक पुस्तक में इसने लिखा, इसे गणितीय रूप देने का प्रयास किया, जिसे क्या है कि आम लोगों के लिए समझना बहुत ही कठिन हो गया। तत्पश्चात इन्होंने क्या किया, 1955 ईस्वी में इन्होंने दूसरी लेख लिखे, डायग्रामेटिक एक्सपोजिशन ऑफ ए थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में इन सिद्धांत को ज्यामितीय तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया, यानी कि ज्यामिति की मदद से इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आम लोगों के लिए यह ग्राह्य बना दिया, यानी कि आम लोग इसे स्वीकार कर लिए। सैमुअल्सन का सिद्धांत इस अर्थ में पूर्व के सिद्धांतों से भिन्न था कि इसमें लोक व्यय के सिद्धांत को पेरेटो के अधिकतम कल्याण की शर्त के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, न कि पूर्व की अर्थशास्त्रियों की तरह बजट नीति के निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार के रूप में किया। तो आप लोग एक बार एक वीडियो हमने पेरेटो अनुकूलतम के पर बनाए हैं, जिसको आप देख लीजिएगा, और इसमें हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे या आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में जो मान्यताएं थी, जिस मान्यता पर आधारित है, वो ये इस प्रकार से है। आइए देखते हैं। सैमुअल्सन ने ध्रुवीय स्थितियों को स्वीकार किया। निजी उपयोग वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिसकी कुल मात्रा का विभाजन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं उपभोक्ताओं के बीच संभव है, जबकि सार्वजनिक वस्तु जो व्यय के वस्तु है के संबंध में सैमुअल्सन की मानना है कि यह ऐसी वस्तु है जिसकी कुल उत्पत्ति का उपयोग सभी उपभोक्ता समान मात्रा में करते हैं। किसमें? समान मात्रा में। जो है कुल उत्पत्ति का जो मात्रा है वो क्या कहता है, समान मात्रा में सभी लोग उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का दूसरा मान्यता यह है कि निजी वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं को अधिमान को व्यक्त करते हैं, यानी कि उपभोक्ताओं के अधिमान को निजी वस्तुओं के में व्यक्त करता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं का अधिमान इस प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक वस्तु का अधिमान निजी वस्तुओं के अधिमान की तरह नहीं व्यक्त किया जाता है। आंशिक साम्य विश्लेषण में यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में इन्होंने जो मान्यता दिए हैं, उसके आधार पर सैमुअल्सन ने कहा कि स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार निजी एवं सार्वजनिक वस्तु के द्वारा अधिकतम उत्पत्ति प्राप्त होती है तथा ऐसे कार्य
कुशल उत्पादन यानी कि इफिशिएंट प्रोडक्शन की क्या शर्त है, इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ रेखा चित्र को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक रेखा चित्र हमने बनाया है। इस रेखा चित्र में देखिए एक्स एक्सिस पर जो है वह निजी वस्तु की मात्रा को ले लिए हैं और यहाँ पे भी वाई एक्सिस पर भी हम निजी वस्तु की मात्रा को ले लिए, यानी कि निजी वस्तु का हम एक अलग से ग्राफ बनाए हैं और सार्वजनिक वस्तु का एक अलग से ग्राफ बनाए हैं। इसमें इस रेखा चित्र में जो है सो डी डी यानी कि डी ए देख लीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा तरीके से यहाँ ध्यान दीजिए। डी से ये डी ए तथा डी बी ये दो है, क्रमशः दो व्यक्तियों का ए और बी की निजी वस्तु की मांग की रेखाएं है तथा ये ये जो है डी ए प्लस बी निजी वस्तु की बाजार मांग की रेखा है, जो ये दोनों के योग से बना है, यानी कि डी ए और डी बी के योग से बना है। डी ए तथा डी बी के क्षैतिज योग से यह प्राप्त हुआ है। कौन सा रेखा? डी ए प्लस बी। एस एस जो एस यहाँ पे एस है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचा गया, यहाँ भी एस है, यहाँ पर एस निजी वस्तु की पूर्ति की रेखा है। बाजार मांग वक्र क्या है देख लीजिए, यहाँ है पूर्ति रेखा, यहाँ बाजार मांग वक्र ये है तथा पूर्ति वक्र एस एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ई बिंदु पर काट रहा है। इस प्रकार निजी वस्तु एक्स की OH मात्रा का उत्पादन होता है, एक्स की OH मात्रा का उत्पादन होता है तथा इसे OC कीमत पर बेचा जाता है। किस पे? OC पे। देख लीजिए कहाँ पे है, OH मात्रा का उत्पादन हो रहा है, ई बिंदु पर कहाँ हो रहा है, O से H मात्रा का उत्पादन हो रहा है तथा इसे O से C कीमत पर बेचा जाता है। रेखा चित्र में इस रेखा चित्र 5.3 जो है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि O से H वस्तु का OF भाग, ध्यान दीजिएगा यहाँ O से H वस्तु की OH भाग, O से H भाग ये तथा O से G भाग B का खरीदा जाता है तथा O से H यानी कि इसे हम ऐसे कर सकते हैं, O से F प्लस O से G बराबर O से H हम लिख सकते हैं। देखिए इसका और इसका दोनों का योग जो प्राप्त हो वो यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हो जाता है, जो कुल मांग को बतलाता है। तो इस प्रकार से निजी वस्तु को वितरित किया जा सकता है। अब आइए हम सार्वजनिक वस्तु का रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो नीचे एक्स एक्सिस पर सार्वजनिक वस्तु की मात्रा को लिए हैं और वाई एक्सिस पर सार्वजनिक वस्तु की कीमत को लिए हुए हैं, यानी कि दोनों ही साइड में सार्वजनिक वस्तु के एक तरफ मात्रा को एक तरफ कीमत को लिए हुए हैं। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे इस रेखा चित्र में भी ध्यान दीजिए, वो DA और DB दो जो सार्वजनिक वस्तु, यहाँ ध्यान दीजिएगा सार्वजनिक वस्तु जो है सामाजिक वस्तु को G से हम डिनोट करने का प्रयास किए हैं, सार्वजनिक वस्तु को G के माध्यम से हम प्रस्तुत करने का प्रयास करने। ये सार्वजनिक वस्तु G जो है उसका ये तथा B का मांग वक्र है। ये देखिए वो से ये DA और DB जो है ये तथा B की मांग की रेखा है। सार्वजनिक वस्तु के उपभोक्ता यानी कि जो ये दो व्यक्तियों का मांग वक्र है, ठीक ना, दो व्यक्तियों का सार्वजनिक वस्तु का मांग वक्र है। DA तथा DB के योग से ऊर्ध्वाधर योग से जो बना है वो ये रेखा बना है, इस दोनों के योग से बनाया गया है, यानी कि DA प्लस B रेखा को ये दोनों ही रेखा की योग से बनाया गया है।
जो सार्वजनिक वस्तु की बाजार मांग की रेखा कहलाता है। ये सार्वजनिक वस्तु की बाजार मांग की रेखा को प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वस्तु की पूर्ति की रेखा क्या है? एस से एस, यहाँ भी एस ले लीजिए और यहाँ भी एस, ये एस रेखा है। अब सार्वजनिक वस्तु जो जी है कि बाजार मांग रेखा, सार्वजनिक वस्तु को यहाँ जी ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन सार्वजनिक वस्तु जी गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हम जी से डिनोट करने का प्रयास किए हैं। हमारा नोट्स जो मिलेगा वो जी से डिनोट किया हुआ रहेगा, वहाँ कन्फ्यूज आप नहीं करिएगा। सार्वजनिक वस्तु का जी बाजार मांग वक्र जो है तथा पूर्ति वक्र जो है एक दूसरे को कहाँ काट रहा है? देखिए ई बिंदु पर काट रहा है ना, ई बिंदु पर काट रहा है। अतः यह सामाजिक वस्तु का संतुलन बिंदु है। सामाजिक वस्तु का संतुलन बिंदु यही होगा जहाँ पर इसकी कुल उत्पत्ति ON प्राप्त होता है। कुल उत्पत्ति कितना ON प्राप्त होता है, जिसका ON भाग ए के लिए तथा उतना ही भाग बी के लिए भी। देख लिए उत्पत्ति हो रहा है दोनों के लिए, ए के लिए और बी के लिए भी, ये दोनों ही उत्पत्ति दोनों के लिए प्राप्त सेम हो रहा है, उतना ही भाग प्राप्त होता है बी के लिए भी, ये उपभोग के लिए उपलब्ध होता है। इस प्रकार ए का उपयोग बी का उपयोग जो होता है कुल उपयोग, मतलब जो सार्वजनिक वस्तु है दोनों का उपयोग के बराबर हो जाता है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि दोनों ही उपभोक्ता सार्वजनिक वस्तु की समान मात्रा का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके द्वारा चुकाए जाने वाले कीमत जो है, जो टैक्स के रूप में जो सरकार को अदा करती है, इन लोगों ने जो व्यय करता है वो क्या है? देश मतलब ये व्यक्ति के लिए क्या है कि वो से ये मात्रा कीमत चुकाता है, जबकि बी क्या है? वो से एल मात्रा अपनी इतना ही उपभोग कर रहा है, दोनों ही आदमी इतना ही उपभोग कर रहा है, लेकिन क्या है कि एक आदमी ओ से एम और एक आदमी ओ से एल मात्रा को कीमत को चुकाता है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वस्तु की उपयोगिता या अधिमान का अलग अलग होना है, यानी कि इन दोनों का अधिमान जो होता है वह अलग अलग होता है। इसके आदत, फैशन, रुचि जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि इस कह सकते हैं कि कोई कम टैक्स अदा करता है, कोई ज़्यादा टैक्स अदा करता है। आंशिक साम्य विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक वस्तु की स्थिति में, यहाँ पे देखिए आंशिक साम्य विश्लेषण, यहाँ पे हम स्पष्ट लिखने का प्रयास किए हैं, देख लीजिए। आंशिक साम्य विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक वस्तु की स्थिति में वस्तु से प्राप्त सीमांत लाभ प्रत्येक उपभोक्ता के लिए अलग अलग होता है, जबकि इसके विपरीत निजी वस्तु की स्थिति में प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो होता है प्रत्येक उपभोक्ता के लिए समान होता है। साथ ही साथ सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट जो है ये बराबर होता है दोनों के लिए। इस प्रकार निजी वस्तु की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी ए बराबर मार्जिनल यूटिलिटी बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। जो सीमांत लागत होता है, सीमांत लागत जो होता है ये बराबर कब हो जाता है? दोनों का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये प्लस मार्जिनल बराबर मार्जिनल यूटिलिटी बी, यानी कि ये तीनों आपस में, मतलब जितना यूटिलिटी ये का है उतना यूटिलिटी बी है, उसी के बराबर जो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर है। दूसरी ओर सार्वजनिक वस्तु, ये निजी वस्तु के संबंध में हम कह रहे थे। अब सार्वजनिक वस्तु की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए प्लस मार्जिनल बेनिफिट बी बराबर मार्जिनल बेनिफिट जो सीमांत लाभ जो होता है वो क्या होता है? वह दोनों के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मार्जिनल बेनिफिट एम बी इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट को लिया गया है, जो निजी वस्तु मार्जिनल यूटिलिटी के जैसा ही है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बाजार अंतर का उपयोग करने के बावजूद निजी तथा सामाजिक वस्तुओं के लिए अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं।
प्रत्येक उपभोक्ता निजी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा में खरीदता है, लेकिन एक ही कीमत चुकाता है। लेकिन क्या होता है, एक ही कीमत चुकाता है। क्या होता है, यहाँ प्रत्येक उपभोक्ता निजी वस्तु को भिन्न भिन्न मात्रा में खरीदता है, लेकिन वह जो कीमत है वह एक ही कीमत चुकाता है। जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक वस्तु को दोनों उपभोक्ता समान मात्रा में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसके द्वारा अलग अलग कीमत चुकाई जाती है। ये इसका सैमुअल्सन द्वारा दिया गया तरीका था। अब आइए जानते हैं कि सैमुअल्सन ने और क्या क्या है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में भी कुछ इसने प्रयास किए और कुछ थॉट इन्होंने विचार देने का प्रयास किया, तो उस चीज़ को आइए हम देख लेते हैं। सैमुअल्सन ने अपने सामान्य संतुलन विश्लेषण को बहुत ही आसान करने के लिए केवल एक निजी वस्तु x तथा एक ही सामाजिक वस्तु s की कल्पना की है। यानी कि एक निजी वस्तु एवं एक वस्तु का कल्पना की है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने माना कि एक ऐसा सर्वज्ञ आयोजक यानी कि ओमनिशिएंट प्लानर है, जिसे कार्य कुशल समाधान के लिए आवश्यक सभी जानकारियां हैं। इन मान्यताओं के आधार पर अधिकतम लोक व्यय के निर्धारण के संबंध में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जिस समाधान को प्रस्तुत किया है वह निजी वस्तु के संदर्भ में पेरेटो द्वारा प्रस्तुत समाधान के जैसा ही है। यानी कि पेरेटो ने अधिकतम अनुकूलतम क्या कहते हैं अधिकतम कल्याण की जो शर्त रखी थी उसके जैसा है, लेकिन इससे कुछ भिन्न भी है। लेकिन फिर भी यह जो है वो पेरेटो से विश्लेषण से कुछ अलग है। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सभी करदाता समान मात्रा में करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इसे व्याख्या करने का प्रयोग किया। तो ये जो पेरेटो अनुकूलतम के रूप में इन्होंने व्याख्या करने का समस्या को समाधान करने का प्रयास किया, उस चीज़ का हम सारा ग्राफ सहित आपको एक नोट्स के रूप में दे देते हैं। यानी कि उसका डिटेल्स सारी चीज़ डिटेल्स हम लिख करके आपको नोट्स के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। उसको डाउनलोड करके आप बारीकी से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या उसने इसमें कहने का प्रयास किया। तो उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने उस चीज़ को भी हम ये वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है कि समय कम है। ये आपका वीडियो लंबा बन रहा है, तो ये इस वीडियो में संभव है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम बना ही देते, लेकिन नोट से आपको समझ में आ जाएगा तो मैं क्यों बनाऊँ उसको। और आपका सिलेबस आगे कंप्लीट नहीं होगा, आगे भी कोर्स आपको कंप्लीट ले जाना है, इसलिए उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगर कोई तरह का दिक्कत हुई तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे नंबर पे आप कॉल करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कहिए, फिर हम वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।